students. Yeah, I'm Ratish Kumar. How are you? So today I'm going to discuss new topic named what is democracy, why democracy. It is chapter number 2, standard 9, political science. What is democracy, why democracy. Name of chapter is what is democracy, why democracy. So हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है, वाई डेमोक्रेसी इज़ नीडेड। सो टू नो दिस फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी जैसे फर्स्ट चैप्टर में जो इस बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है, जो अब सीबीएसई में ये चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, लेकिन फॉर नॉलेज जो ये हम लोगों को जानना है कि फर्स्ट चैप्टर में चिले का डिस्क्रिप्शन था। चिली जो कंट्री है साउथ अमेरिका में, तो उसमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री था जिसको कि सल्वाडोर अलेंडे रूल कर रहा था। अलेंडे वाज ए डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर, डेमोक्रेटिक रूलर, एंड ही वाज डूइंग वेरी गुड वर्क फॉर द पीपल। अलेंडे बहुत अच्छा काम कर रहा था जब तक वहाँ डेमोक्रेसी था, लेकिन वहाँ से डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया गया। वहाँ पे एक मिलिट्री डिक्टेटर पिनोशेट नाम का, उसने डेमोक्रेसी को ख़त्म करके वहाँ डिक्टेटरशिप कर दिया, मिलिट्री डिक्टेटरशिप। और अगर दोनों का हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है कि दोनों तरह के रूल को अगर देखें, एक डेमोक्रेटिक रूल ऑफ अलेंडे एंड नॉन डेमोक्रेटिक रूल ऑफ पिनोशेट, देयर वाज अ वास्ट डिफरेंस, बहुत ज़्यादा अंतर था। पिनोशे पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम कर रहा था, गरीबों को फ्री में उन लोगों को फूड दे रहा था, मिल्क बच्चों को दे रहा था, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, सारे रिसोर्सेज को गरीब लोगों के लिए अवेलेबल कर रहा था। लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी ख़त्म हो गया क्योंकि पिनोशे जो वहाँ का मिलिट्री डिक्टेटर था, उसने अलेंडे को हटा दिया, कू कर दिया और वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ गया। तो डेमोक्रेसी जब ख़त्म हो गया तो वहाँ पे सारे जो जन कल्याणकारी योजना था रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर, ऑल द स्कीम्स रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर, उनको ख़त्म कर दिया गया। और एक बहुत भ्रष्ट, वेरी करप्ट एंड क्रूएल गवर्नमेंट केम, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था वो आया, पिनोशे वाला गवर्नमेंट, मिलिट्री डिक्टेटर वाला। और वो इट वाज ए वेरी करप्ट गवर्नमेंट, बहुत भ्रष्ट सरकार थी और बहुत लोगों की उसने राइट को छीन लिया, सारा राइट छीन लिया। और इलेक्शन भी बाद में हुआ, लेकिन जस्ट एक दिखावा का इलेक्शन हुआ जिसमें कि सारा पावर पूरी तरह से सरकार ली हुई थी। तो डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में एक डिफरेंस हम लोगों ने चिली में देखा। फिर हम लोग ने पोलैंड में देखा। पोलैंड में कम्युनिस्ट रूल था, कम्युनिस्ट रूल जहाँ एक ही पार्टी का सरकार होता है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का। तो वहाँ पे कम्युनिस्ट रूल में क्या होता है कि डेमोक्रेसी नहीं होता है, क्योंकि एक ही पार्टी रूल करती है, बार बार सरकार एक ही पार्टी की बनती है, जनता को एक ही पार्टी को वोट देना रहता है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। पोलैंड में कम्युनिस्ट जब तक पार्टी थी तो वहाँ पे कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बनाना अलाउ नहीं था, ना कोई ट्रेड यूनियन बना सकता था, बस सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ट्रेड यूनियन भी होता था। तो कोई जनता का कोई विकल्प नहीं था, जनता के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था। लेकिन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया उस कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ और वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गया। उसके बाद जनता को बहुत सारा चॉइस हो गया और जो गवर्नमेंट बनी वो पीपल ओरिएंटेड बनी, लोगों के लिए काम करने वाली। तो हम लोगों ने पोलैंड का भी एग्जाम्पल देखा। फिर हम लोगों ने घाना का एग्जाम्पल देखा फर्स्ट चैप्टर में। घाना में हम लोगों ने क्या देखा कि वहाँ पे निक्रुमा की गवर्नमेंट थी। निक्रुमा ने, हालांकि वहाँ डेमोक्रेसी था, नाम का डेमोक्रेसी था, लेकिन एक ही पार्टी
का रूल हो गया था, वो करप्शन पे उतर गई थी। वहाँ पे इलेक्शन सही तरीक़ा से नहीं होता था, वहाँ पे अपोजिशन पार्टी को बिल्कुल ही किसी तरीका हर तरीक़ा से उसको मैनिपुलेट कर लिया गया था, मतलब उसको पूरी तरह से दबा के रख दिया गया था, मीडिया को खरीद लिया गया था। तो घाना में निक्रुमे की सरकार बार बार बन रही थी और वहाँ दूसरे किसी को मौका नहीं मिल रहा था। तो ये 3 तरह का हम लोगों ने गवर्नमेंट देखा, तीन कंट्री में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हर जगह एक कॉमन फीचर था कि पीपल को राइट था, और गवर्नमेंट जो बन रही थी वो पीपल के लिए काम करने वाली थी। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज बेस्ड अपॉन सर्टेन प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत पे वो चलती थी। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं था, न पीपल को राइट नहीं था, सारा राइट छीन लिया गया। इलेक्शन पूरी तरह से सरकार के हाथ में थी, जिसको चाहे वही जीतता था, सरकार ही बार बार जीतती है और पीपल को कोई चॉइस नहीं है। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा फर्स्ट चैप्टर में। तो हम लोगों को इस सब चीज़ों से एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, क्या है डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरह से डिफ़ाइन किया है। अब्राहम लिंकन ने डिफ़ाइन किया है, जो पहले के क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन एक कॉमन जो सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का, वो है डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक सरकार का एक प्रकार है। डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकतंत्र एक सरकार का एक प्रकार है जिसमें कि जो शासन करने वाले हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ये एक सिंपल डिफिनीशन है डेमोक्रेसी का। दिस इज़ अ सिंपल डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. So इन सारी बातों से यहाँ पे 4 तरह की बातें पता चलती है। पहला क्या बात है कि डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें कौन कौन से लोग रोल प्ले कर रहे हैं? रूलर्स, इलेक्शन, और उनको चुनता कौन है? पीपल। तो देयर आर 4 थिंग्स विच आर कमिंग इन डेमोक्रेसी। व्हाट आर द 4 मेन थिंग्स? व्हाट आर द 4 मेन थिंग्स? रूलर्स, व्हाट आर द 4 मेन थिंग्स? रूलर्स, election, people, and form of government. So democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. तो ये 4 बात मेन डेमोक्रेसी का है। All these 4 things are the main pillars of democracy. So to know this, we have to understand the features of democracy. Democracy का feature क्या है? लेकिन इसके पहले एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। What do you understand by democracy? What do you understand by democracy? तो डेमोक्रेसी में क्या है आप लोग लिखेंगे? डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा डिफिनीशन है कि डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन ये डिफिनीशन को जस्टिफाई करना हो तो पूरा फीचर को समझना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ क्या ऐसा डेमोक्रेसी बस सिर्फ इतना ही है कि एक तरह का सरकार है जिसमें रूलर पीपल के द्वारा इलेक्टेड होते हैं? तब तो फिर चाइना में भी डेमोक्रेसी माना जाएगा। वहाँ पे इलेक्शन होता है और रूलर लोग इलेक्टेड होते हैं, पीपल वोट देती है।
लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है, तो हम लोग को वो फीचर देख के समझ में आएगा। बहुत सारे देशों में कहने को डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, रियल डेमोक्रेसी नहीं है। अगर रियल डेमोक्रेसी जानना है तो वी हैव टू नो द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वी हैव टू know this. See, the features of democracy. Features of democracy. There are so many features of democracy. कौन कौन से फीचर्स है डेमोक्रेसी के, ये अगर आप समझना है तो हम लोग को बस इसकी जो डिफिनीशन है उसी को पहले हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। रूलर्स, इलेक्शन, पीपल एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला चीज़ है डेमोक्रेसी में कि रूलर्स होते हैं। तो रूलर्स कौन होते हैं? रूलर्स डेमोक्रेसी में जो होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो डिसीजन मेकर हो, मतलब जनता उनको चुनती है। जो भी इलेक्टेड लीडर्स हैं, इलेक्टेड रूलर्स हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, जो भी जनता के द्वारा चुन के जाते हो, दे शुड बी द मेजर डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकिंग पावर उनके हाथ में होनी चाहिए। रूलर्स शुड बी द डिसीजन मेकर। देयर शुड बी नो इनडायरेक्ट कंट्रोल अपॉन द रूलर। कोई पीछे से रिमोट से रूलर पे कंट्रोल ना कर रहा हो। जनता जिसको चुनी है वही डिसीजन लेने लायक हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में आज के डेट में, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो सारी डिसीजन वो खुद ले रहे हैं क्योंकि जनता ने प्राइम मिनिस्टर को खुद चुना है। तो जनता ने जिसको चुना है वो डिसीजन ले रहा है। तो मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय इलेक्टेड लीडर। मतलब सारा डिसीजन तो लीडर नहीं ले सकता है। मेजर डिसीजन, जो मेजर डिसीजन है, जैसे महत्वपूर्ण जो एक निर्णय लेना होता है, डिसीजन लेना होता है, वो इलेक्टेड लीडर ले रहा हो। ये नहीं कि पीछे से रिमोट से कोई ले रहा हो। जैसे कहना ठीक नहीं लगता है, लेकिन इसके पहले जो यूपीए की सरकार थी इंडिया में, उसमें एक रिमोट से सरकार चल रही थी। अब प्राइम मिनिस्टर है, वो जनता का प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ पीपल, लेकिन पीछे से वो उनको रिमोट से रूल किया जा रहा था। सोनिया गांधी रिमोट चला रही थी 10 जनपद से, तो प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू नहीं थी। लेकिन ये असली डेमोक्रेसी नहीं होगा। इसी तरीक़ा से अगर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल में हम लोग पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में अक्सर देखा जाता है कि जो चुना हुआ सरकार है, जैसे जो चुन के प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो मेजर डिसीजन नहीं ले सकता है। चाहे वो आज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, इमरान खान इज़ नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग मेजर डिसीजन। वहाँ पे सारा मेजर डिसीजन आर्मी लेती है। और सेम जैसे इसका एक एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कू इन अक्टूबर 99। परवेज मुशर्रफ ने 1999 में मिलिट्री कू करा दिया और उसने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो नवाज शरीफ का सरकार था, उसको गिरा दिया। और परवेज मुशर्रफ अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव कंट्री का डिक्लेयर कर दिया और बाद में अपना डिजिग्नेशन उसने प्रेसिडेंट का रख लिया 2002 में। और रेफरेंडम भी कराया। कंट्री में रेफरेंडम एक तरह का इलेक्शन होता है, लिमिटेड इलेक्शन होता है कि जनता चुनती है कि ये सरकार सही है कि नहीं है, बस इस लेवल का इलेक्शन होता है। बहुत बड़ा इलेक्शन, मतलब जनरल इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम सिर्फ होता है कि जनता का सपोर्ट है कि नहीं। तो उसने 2002 में रेफरेंडम कराया और जिससे उसको 5 साल का उसने एक्सटेंशन ले लिया। और पाकिस्तानी मीडिया, जितना भी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन था, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जितने लोग थे, उन लोगों ने कहा कि ये डेमोक्रेसी, ये जो रेफरेंडम हुआ है वो पूरी तरह से धांधली हुआ है, उसमें मैल प्रैक्टिसेस हुआ है, फ्रॉड हुआ है, धांधली बहुत हुआ है और काफ़ी उसमें धोखा किया गया है। उसके बाद उसने, परवेज मुशर्रफ ने 2002 में, अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया और कॉन्स्टिट्यूशन को उसने अमेंड कर दिया, चेंज कर दिया पाकिस्तान में। और इस ऑर्डर के बाद प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता था
नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को, मतलब जनता का चुना हुआ जो प्रतिनिधि लोग होते हैं असेंबली में, चाहे वो नेशनल असेंबली हो या फिर प्रोविंशियल, जैसे हम लोग के यहाँ स्टेट असेंबली है, तो उसके प्रतिनिधि को, उसके रिप्रेजेंटेटिव को प्रेसिडेंट उसको डिसमिस कर सकता था, हटा सकता था। अब परवेज मुशर्रफ अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो सिविलियन कैबिनेट था, मतलब जनता का जो कैबिनेट था, जो चुना हुआ प्रतिनिधि लोग जिसमें जाते थे पार्लियामेंट टाइप में, जो वहाँ का था नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उसको सुपरवाइज करने लगा। और वो सारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मिलिट्री ऑफिसर लोग भर दिए गए। तो अब क्या हुआ, जनता का प्रतिनिधि कोई डिसीजन नहीं ले सकता था, जो डिसीजन लेगा वो मिलिट्री ऑफिसर लोग लेगा। तो ये लॉ के पास करने के बाद इलेक्शंस करवाया गया और नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन हुआ। और पाकिस्तान में क्या हुआ कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का पावर जो है थोड़ा बहुत कर दिया गया और फाइनल पावर कर दिया गया मिलिट्री ऑफिसर लोगों को दे दिया गया और जनरल मुशर्रफ खुद ले लिया सारा पावर। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आता है कि परवेज मुशर्रफ के अंदर, जो जनरल परवेज मुशर्रफ के अंदर पाकिस्तान वो डेमोक्रेसी नहीं कहला सकता था। जो ऐसा पाकिस्तान बनाया उसका जो कहने को डेमोक्रेसी है, उसने इलेक्शन करवा दिया, लेकिन जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसको कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दिया गया और सारा डिसीजन मेकिंग पावर सारे मिलिट्री ऑफिसर्स को दे दिया गया और उन लोगों का हेड बन के परवेज मुशर्रफ, जो कि प्रेसिडेंट भी बन गया, वो लेता था। तो यहाँ पे मेजर डिसीजंस वे आर नॉट टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कहने को है लेकिन रियल डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ। तो डेमोक्रेसी का एक फीचर होना चाहिए, मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जैसे इंडिया में होता है। इंडिया में जो भी चुने हुए लोग जाते हैं, चुने हुए हम लोग के रिप्रेजेंटेटिव, वो डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मिलिट्री ऑफिसर डिसीजन ले रहा है। सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। सो यहाँ पे हम लोगों को 2-3 कंट्री का इसमें देखना पड़ेगा। एक चाइना में, तो चाइना में क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का सरकार रहता है हमेशा, और वहाँ पे जो इलेक्शन होता है, मतलब वहाँ इलेक्शन होता है लेकिन हर 5 साल में इलेक्शन होता है, लेकिन उसको कौन लड़ सकता है इलेक्शन? सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और किसी पार्टी को अधिकार नहीं है। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को अधिकार है और इस कम्युनिस्ट पार्टी से एफिलिएटेड 8 और पार्टी है, सिर्फ उनको अधिकार है। बाकी आप दूसरे कोई भी अपोजिशन पार्टी को कोई अधिकार नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो वहाँ पे जब भी इलेक्शन होगा तो यही पार्टी लोग लड़ेगा और जनता के पास कोई चॉइस नहीं है, फ्री इलेक्शन होता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं कहलाता है। ये कहने को डेमोक्रेसी ये लोग बोल रहा है, इलेक्शन हो रहा है, लेकिन फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। और सारा जितने भी इसमें जो चाइना की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चाइना का पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। उसमें 3000 रिप्रेजेंटेटिव है, 3000 रिप्रेजेंटेटिव, और वो सारे उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो या तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होंगे और या मिलिट्री रूलर्स लोग होंगे, जो मिलिट्री के जिसका मिलिट्री चाहती है उन लोग। और टोटली वहाँ नॉन डेमोक्रेटिक वे में काम होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। नेशनल पीपल कांग्रेस ही प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है और इसमें 3000 मेंबर रहते हैं, पूरे चाइना से चुन के आते हैं, और कुछ मेंबर जो है वो आर्मी से चुने जाते हैं। और इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के पहले सारे कैंडिडेट को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल होना चाहिए,
मतलब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई दूसरा पार्टी वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो सिर्फ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर या फिर छोटा मोटा जो 8 स्मॉल पार्टी है जो कम्युनिस्ट पार्टी का एफिलिएटेड पार्टी है, बस वही लोग कॉन्टेस्ट करेगा इलेक्शन। और ये इलेक्शन जब भी होगा वो कम्युनिस्ट पार्टी ही बनाता है जब से। तो यहाँ पे चाइना में फ्री इलेक्शन नहीं है, फ्री इलेक्शन चाइना में नहीं है, तो इसलिए यहाँ सही डेमोक्रेसी नहीं है। उसी तरह से मेक्सिको का केस है, वहाँ पे फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। मेक्सिको में 1930 से ही, जब से मेक्सिको आज़ाद हुआ है, 1930 में इंडिपेंडेंस हुआ है, वहाँ पे हर 5 साल में इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वहाँ। लेकिन वहाँ पे सिंस ईयर 2000 नो अदर पार्टी वॉन द इलेक्शन एक्सेप्ट द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी के अलावा वहाँ पे कोई दूसरा पार्टी नहीं जीत पाया। कहने को मेक्सिको डेमोक्रेटिक है, वहाँ पे डिक्टेटर या मिलिट्री का रूल नहीं है, लेकिन वहाँ पे कोई दूसरा पार्टी इलेक्शन नहीं जीत पाया। क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन में ज़बरदस्त वहाँ धांधली होता है, फेयर इलेक्शन नहीं होता है। एक पार्टी है वहाँ PRI, पार्टी का नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, वही हमेशा इलेक्शन जीतती है। अपोजिशन पार्टीज़ कभी नहीं जीत पाई है। और PRI कैसे जीतती है? तो वो बहुत सारा डट्टी ट्रिक अपनाती है इलेक्शन जीतने के लिए, खराब ट्रिक मेथड अपनाती है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, सरकार में काम करने वाले लोग हैं, उनको PRI की मीटिंग को अटेंड करना पड़ता है। और जितने भी सरकारी टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल्स के सरकारी टीचर लोग, वो लोग को ये ड्यूटी दिया जाता है कि आप लोग पेरेंट को फोर्स कीजिए कि आप लोग PRI को वोट दें। सरकारी टीचर लोग पेरेंट को फोर्स करता है कि आप PRI पार्टी को ही वोट दीजिए, जो सरकार चला रही है वही पार्टी को वोट दीजिए। और मीडिया जो है, मीडिया भी पूरी तरह से वहाँ पे PRI के कंट्रोल में है। और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर करती है मीडिया, उनकी कोई बात सुनती नहीं है। और पोलिंग बूथ जो है वो हमेशा शिफ्ट कर दिया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे लास्ट मिनट में। पोलिंग बूथ जहाँ पे इलेक्शन होता है, सरकार पोलिंग बूथ बदल देती है, जहाँ पे उसको लगता है कि वोट नहीं मिलेगा वहाँ से पोलिंग बूथ हटा देती है। तो इस तरह से बहुत पैसा भी PRI खर्च करती है। और वन पार्टी वन वोट वहाँ पे फेयर इलेक्शन नहीं होता है। तो ये सारा एग्जाम्पल देख करके हम लोग मैक्सिको का, चाइना का देख करके ये समझ सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ये डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। सेकंड फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और जो पावर में है, जो पार्टी पावर में है, उसको फेयर चांस होना चाहिए लूज़ करने का, मतलब कि जो पावर में है वो लूज़ करे। और पहला फीचर जो हम लोगों ने देखा था, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, और इसमें क्या हमने देखा था, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। सो 2 फीचर्स जो हम लोगों ने देखा। सेकंड फीचर इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इसमें हम लोगों ने चाइना का केस देखा, मेक्सिको का केस देखा। चाइना में फ्री इलेक्शन नहीं होता है, कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ वहाँ पे लड़ सकती है, कोई दूसरा पार्टी नहीं लड़ सकता। और मेक्सिको के केस में हमने देखा PRI नाम की पार्टी, वो कंप्लीट जो सरकार की चला रही है, रूलिंग पार्टी है PRI, वो 1930 से ही वो सारा डट्टी ट्रिक यूज़ करती है, मीडिया को कंट्रोल की हुई है, इलेक्शन में कंप्लीट पोलिंग बूथ बदल देती है, और सारे तरह का गवर्नमेंट टीचर्स को फोर्स करती है कि पेरेंट को आप बोलिए कि वोट दे, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बोलती है कि पार्टी के लिए काम करो। इस तरह से वो इलेक्शन जीतते रहती है। तो यहाँ पे फेयर इलेक्शन नहीं होता है। तो सेकंड फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और जो रूलिंग पार्टी हो उसको हारने का पूरा चांस हो, जैसे इंडिया में होता है। इंडिया में अक्सर देखेंगे हम लोग कि रूलिंग पार्टी हार जाती है, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं की तो रूलिंग पार्टी हार जाती है। हर इलेक्शन
के बाद हम लोग अक्सर देखते हैं, या 10 साल के बाद, मतलब यहाँ एंटी इनकम्बेंसी वोट काफ़ी मिलता है और चेंज होता है। इसका मतलब है यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन यहाँ पे इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। तो 2 फीचर हम लोगों ने देखा। थर्ड फीचर है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। यहाँ पे इस बात को समझने के लिए हम लोगों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में कुछ बात समझना होगा। 1 पर्सन, एक आदमी, 1 वोट, हर एक आदमी को सिर्फ 1 वोट मिले, और 1 वैल्यू, उसकी वैल्यू एक ही हो। अब इस बात को समझने के लिए मुझे एक एग्जांपल देना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी देश में ऐसा वोटिंग मिला हो, सभी को, सबको वोटिंग राइट मिला हो, लेकिन जो गरीब है उसके 1 वोट का वैल्यू सिर्फ 1 है, और जो अमीर है, जो कि काफ़ी टैक्स जमा करते हैं, हेवी टैक्स, उनके 1 वोट की वैल्यू 100 हो। तो जब इलेक्शन होगा तो 10 अमीर इक्वल टू 100 गरीब हो जाएंगे। 10 अमीर की वैल्यू, वोट की वैल्यू 1000 हो जाएगी, क्योंकि उनके 1 वोट की वैल्यू 100 है, और 100 गरीब अगर वोट देगा तो उसकी वैल्यू 100 ही रहेगी। तो यानी कि 10 अमीर की वोट 100 गरीब के वोट से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। ऐसा सिस्टम बहुत जगह पे है, जैसे हम लोगों ने देखा है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, या बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है, या फिर कुछ देशों में ऐसा है जहाँ पे हर आदमी के वोट का इक्वल वैल्यू नहीं है। जैसे किसी मुस्लिम कंट्री है तो मुस्लिम इस्लाम फॉलो करने वाले के वोट की वैल्यू ज़्यादा है, और नॉन इस्लामिक लोगों के वोट की वैल्यू कम है, ऐसा भी है। मेल की वोट की वैल्यू ज़्यादा है, वुमेन की वोट की वैल्यू कम है। तो ये सही डेमोक्रेसी नहीं है। आप वोटिंग राइट दीजिए तो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, जैसे इंडिया में है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ पे 18 साल की उम्र से ऊपर सभी को 1 वोट मिला हुआ है, हर आदमी को 1 वोट देने का अधिकार मिला है, और सबके वोट का एक ही वैल्यू है। तो डेमोक्रेसी का ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू को देखने के लिए हम लोग सऊदी अरेबिया का केस देखेंगे। वहाँ पे वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। तो 1 पर्सन तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता है कि वुमेन को वोट ही नहीं है, सभी लोगों को वोट मिलना चाहिए। तो सऊदी अरेबिया में कहने को डेमोक्रेसी इलेक्शन होता है, लेकिन वुमेन को राइट नहीं है वोटिंग का, तो यहाँ पे रियल डेमोक्रेसी नहीं। इस्टोनिया में जो रसियन माइनॉरिटी है उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं है, मतलब माइनॉरिटी में जो लोग हैं जैसे रसियन लोग हैं उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिला हुआ है, खाली मेजॉरिटी में रहने वाले लोगों को वोटिंग राइट है। फिजी में जो इंडिजिनस फिजी है, मतलब फिजी के जो मूल निवासी लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट मिला है, और जो बाद में गए हैं फिजी में, जो ब्रिटिश टाइम में वहाँ गए लेकिन उन लोग उस देश के सिटीजन बन गया है, फिर भी उनको वोटिंग राइट नहीं मिला है। जैसे इंडियन फिजियन, उनको वोटिंग राइट नहीं है। तो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू ये सब देशों में नहीं है। तो डेमोक्रेसी के लिए क्या चाहिए? इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। ये डेमोक्रेसी के लिए थर्ड फीचर है। फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। मतलब लॉ का ही रूल हो, किसी पर्टिकुलर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का रूल नहीं हो, और राइट का रिस्पेक्ट हो। राइट का रिस्पेक्ट हो मतलब जो राइट मिला हो लोगों को उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। जैसे जिम्बाब्वे का केस देखिए, जिम्बाब्वे में इंडिपेंडेंस वहाँ पे 1980 में हो गया। वहाँ पे पहले माइनॉरिटी वाइट लोगों का रूल था, लेकिन इंडिपेंडेंस 1980 में हुआ, और वहाँ पे एक ही पार्टी जानु पीएफ रूल कर रही है। जानु पीएफ, ZANU PF। और ये पार्टी जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल कर रही थी, और इसके लीडर रॉबर्ट मुगाबे हैं। वो कंट्री को रूल कर रही है शुरू से, और इलेक्शन वहाँ पे रेगुलरली होता है,
लेकिन हमेशा वहाँ ज़ानू पीएफ ही इलेक्शन जीत जाता है। तो प्रेसिडेंट मुगाबे वहाँ पे पॉपुलर है, लेकिन पॉपुलर होने का वो फ़ायदा उठा रहा है। वो अनफेयर प्रैक्टिस करते हैं और इलेक्शंस में सालों साल से गवर्नमेंट जो है वो अनफेयर प्रैक्टिस करके क्या कर रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन बार बार चेंज कर दे रही है, संविधान ही बदल देती है और बार बार प्रेसिडेंट का पावर को बढ़ा दिया जा रहा है। रॉबर्ट मुगाबे जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर बढ़ते जा रही है और देखते देखते वो अकाउंटेबल नहीं रह रहे हैं। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही, जनता के प्रति जवाबदेही उनकी ख़त्म होते जा रही है। और अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर है उनको हरास किया जाता है, उनको बहुत तंग किया जाता है और उनके मीटिंग को बार बार डिस्टर्ब किया जाता है। तो अपोजिशन पार्टी को कमज़ोर किया जा रहा है और रूलिंग पार्टी के जो प्रेसिडेंट है उसके पावर को बढ़ाया जा रहा है। कोई भी पब्लिक प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब को इलीगल बना दिया जा रहा है और एक लॉ बना दिया गया है कि लोगों के राइट को ख़त्म कर दिया गया है कि कोई प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता है। तो ये सारा चीज़ अनडेमोक्रेटिक है और धीरे धीरे करके वहाँ पे कहने को डेमोक्रेसी है, इलेक्शन हो रहा है, लेकिन अपोजिशन पार्टी को एकदम कमज़ोर कर दिया गया और जो रूलिंग पार्टी है वो बार बार इलेक्शन जीत रही है, अनफेयर मीन्स अडॉप्ट कर रही है, लॉ का वहाँ पे रूल नहीं रह गया है, राइट का रिस्पेक्ट नहीं रह गया है और मुगाबे को वहाँ पे सारा पावर मिल गया है। टेलीविज़न और रेडियो ये सब गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड है, वहाँ सरकार कंट्रोल कर रही है। जो वो चाहेगी वही टेलीविज़न पे दिखाया जाएगा, सरकार के ख़िलाफ़ कुछ नहीं दिखाया जाएगा, रेडियो में भी सरकार के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला जाएगा और रूलिंग गवर्नमेंट जो है जो जैसा बोलेगी वही रेडियो और टेलीविज़न में बोलना है। सो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है, लेकिन गवर्नमेंट जर्नलिस्ट लोगों को पूरी तरह हरास करती है। जो भी सरकार के ख़िलाफ़ लिखता है उसको जेल में डाल दिया जाता है और तंग किया जाता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है कोर्ट के भी जजमेंट को इग्नोर कर दे रही है और जो भी कोर्ट का जजमेंट सरकार के ख़िलाफ़ दिया जाता है उसको उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और जज लोगों को भी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है। सरकार ने, रॉबर्ट मुगाबे ने जज लोगों को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है प्रेशर दे दे के। मतलब जुडिशरी को भी इसने कंट्रोल कर लिया, मीडिया को, जुडिशरी को, पार्लियामेंट को, सबको अपने कंट्रोल में कर लिया देखते देखते। तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ और रेस्पेक्ट फॉर राइट नहीं रह गया। सो डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ और रेस्पेक्ट फॉर राइट हो। तो जिम्बाब्वे का एग्ज़ाम्पल ये शो करता है कि रूलर का पॉपुलर अप्रूवल नेसेसरी है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पॉपुलर है अगर रूलर तो वो डेमोक्रेटिक ही हो गया। वो धीरे धीरे डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉपुलर लीडर को ऑटोक्रेटिक नहीं हो जाना चाहिए कि वो जो चाहे वही करेगा। तो एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ। सभी को कानून में बराबरी का अधिकार हो और ये राइट लोगों का प्रोटेक्टेड होना चाहिए। लोगों के अधिकार को एक तरह का रक्षा मिलना चाहिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी के द्वारा। जुडिशरी मतलब कोर्ट जो है वो एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो और सभी को उसकी ऑर्डर को मानना है, सरकार को भी ऑर्डर को मानना है। लेकिन जिम्बाब्वे में ये सब चीज़ नहीं रह गया है। लीडर पॉपुलर है, लेकिन पॉपुलर लीडर ने अपना फ़ायदा उठा लिया और ऑटोक्रेटिक बन गया। तो इसलिए फाइनली ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसी को माना जाएगा जो रूल करता हो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, मतलब संविधान में जो लॉ बना है उसी के दायरे में रख के, विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान में जो लॉ बना है उसके दायरे में रह के रूल करे और सिटीजन राइट्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखे और उसके दायरे में रूल करे, सिटीजन राइट को ख़त्म नहीं करे। तो ये सब डेमोक्रेसी का फीचर्स है। तो डिफिनीशन समरी कर लेंगे। डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। Elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. This choice and opportunity is available to all the people
on an equal basis, and the exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizen right. तो इतनी बात डिफिनीशन में लिखना, व्हाट डू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी में ये बात भी लिखना पड़ेगा, और फीचर्स में ये पांचों फीचर्स देना पड़ेगा। पांचों फीचर्स कौन कौन सा देना पड़ेगा? पहले क्वेश्चन एक लिख लीजिए आप लोग, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो कौन कौन सा फीचर्स देना पड़ेगा? फीचर्स है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर, एक फीचर, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पाकिस्तान वाला केस दे करके। फिर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, सेकंड फीचर देना होगा, चाइना का और मैक्सिको का एग्जांपल दे करके इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये वाला फीचर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया, इस्टोनिया, फिजी वगैरह का एग्जांपल देना पड़ेगा। फिर रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, इसमें जिम्बाब्वे का एग्जांपल देना पड़ेगा। और तो ये सब फीचर हो गया। तो फिर फाइनली ये सारी फीचर के बाद अगर डिफिनीशन लिखना पड़ेगा व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी में, तो ये सारी बातें कि रूलर्स जो है वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड हो, और सारा मेजर डिसीजन रूलर ले, और इलेक्शन में एक चॉइस हो लोगों को, और वहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी हो लोगों को कि वो सरकार को बदल भी सकती है अगर वो अच्छा काम नहीं कर रही है, और ये जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी है वो सभी लोगों को मिले, मतलब ही नहीं कि कुछ ही लोगों को मिले, उस देश के सभी नागरिक को मिले, इक्वल बेसिस पे मिले, बराबरी के पे मिले। और ये चॉइस जो है वो लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ, तो ये जो चॉइस है इससे सरकार जो है वो इस तरह का हो कि इस चॉइस के वजह से सरकार लिमिटेड हो जाए, और लिमिटेड किस तरह से हो जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स को अवहेलना नहीं करे। गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। तो ये सारी बातें फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में लिखना पड़ेगा, और पूरे व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी आ गया तो ये सारी बातें लिखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वाई डेमोक्रेसी। वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है? वाई डेमोक्रेसी? टू नो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स, मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, इसके लिए पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज़ द डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम लोग ये इस बात पे चर्चा करते हैं कि डेमोक्रेसी की डिमेरिट क्या है, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अक्सर हम लोग अपने देश में, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन बहुत लोग डेमोक्रेसी को गाली देने वाले लोग हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं। वो लोग बहुत सारे आर्गुमेंट देंगे। जो भी डेमोक्रेसी नहीं पसंद करने वाले हैं उनका 4-5 एक कॉमन क्रिटिसिज्म होता है। पहला होता है कि डेमोक्रेसी में डिसीजंस काफ़ी स्लो है, डिसीज़न काफ़ी लेट से लिया जाता है। तो डेमोक्रेसी का दूसरा क्रिटिसिज्म है कि लीडर्स चेंज होते रहता है, लीडर्स कीप चेंजिंग एंड इट ब्रिंग्स इनस्टेबिलिटी। तो लीडर अक्सर डेमोक्रेसी में बदलते रहता है, तो जिससे अस्थिरता आ जाता है। और दूसरी तरफ जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ एक ही लीडर काफ़ी लंबा समय रूल करता है, तो स्थिरता रहता है वहाँ। लेकिन ये सारे जो भी आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में है, इसका हम लोगों को मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के फेवर में जो बोला गया उस सबको काटने का मौका मिलेगा। और फिर हम लोग फाइनली समझेंगे कि वाई डेमोक्रेसी। तो क्या क्या क्रिटिसिज्म है डेमोक्रेसी का? एक है कि लीडर बदलते रहता है, लीडर कीप चेंजिंग एंड इट ब्रिंग्स इनस्टेबिलिटी, लीडर के बदलने की वजह से अस्थिरता रहता है। और दूसरा है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, सारे पार्टी कंपटीशन में रहते हैं, और जिसके वजह से ये लोग मोरालिटी छोड़ देते हैं और हर तरह का करप्ट
प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, चाहे वो मनी के द्वारा करप्शन हो या लैंग्वेज के द्वारा, तो मोरालिटी नाम का चीज़ नहीं रह जाता है पॉलिटिकल कंपटीशन में। इसी तरीक़ा से डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग से कंसल्ट किया जाता है। डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन बहुत सारे लेवल पे गुजर के लिया जाता है, जिसके वजह से बहुत स्लो होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और डेवलपमेंट वगैरह काफ़ी स्लो होता है। कोई भी डिसीजन काफ़ी स्लो होता है, डिले काफ़ी होता है। एक ये भी आर्गूमेंट है अगेंस्ट डेमोक्रेसी में। फिर इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं वो जनता का बेस्ट इंटरेस्ट नहीं समझ सकते हैं और बैड डिसीजन लेते हैं। जो इलेक्टेड लीडर होते हैं वो इनकैपेबल होते हैं, वो लोग जनता के इंटरेस्ट को, बेस्ट इंटरेस्ट को नहीं समझ पाते हैं। और इसके अलावा ऑर्डिनरी पीपल इसमें पार्टिसिपेट करता है, ऑर्डिनरी पीपल किसी को भी चुन लेता है, तो बहुत सारे रद्दी टाइप के, ख़राब टाइप के लोग भी लीडर बन जाते हैं, और ऑर्डिनरी पीपल को समझ नहीं है कि किसको चुनना है, नहीं चुनना है। ये सब कारण से डेमोक्रेसी के अगेंस्ट ये सब दिया गया है। सो दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। सो आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी ये सब है। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन and power play. There is no scope for morality. So many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays. Elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decision. Democracy leads to corruption, for it is based on electoral competition. Ordinary people don't know what is good for them and they should not decide anything. ये सारी बातें डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन इसको काटते हुए आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के फेवर में भी आर्गूमेंट दिया गया है। इसमें बताया गया कि चाइना में जो एक फेमिन हुआ था, सूखा पड़ा था, तो वहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था कम्युनिस्ट पार्टी का 1958 से 1961 के बीच में, और वहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए थे क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं था। तो वहाँ की सरकार को जनता का चिंता नहीं था। दूसरी तरफ इंडिया में इतने लोग कभी मारे नहीं गए भूख से, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेटिक रूल है और गवर्नमेंट को जनता का चिंता है। तो इस तरीक़ा से अगर देखा जाए तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा अच्छा सरकार होती है क्योंकि ये अकाउंटेबल है, इसको जनता के प्रति जवाबदेही है। कोई भी क्राइसिस में ये जनता के लिए काम करती है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, वहाँ पे जनता के लिए वो लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं होती है। और एग्जांपल में चाइना और इंडिया का, चाइना में बहुत सारे लोग मारे गए सूखा पड़ने पे और इंडिया में बहुत कम लोग मारे गए। दूसरा, अगर हम लोग डेमोक्रेसी के फेवर में देखा जाए तो डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी से डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी अच्छा होता है। ये सही बात है कि डेमोक्रेसी में डिले होता है क्योंकि कोई भी डिसीजन एक आदमी नहीं लेता है, वो अलग अलग लेवल पे गुजरता है। जैसे कि पार्लियामेंट से डिसीजन लिया गया, लोकसभा से पास हुआ, फिर वो राज्यसभा में जाता है, फिर राज्यसभा से पास होता है, फिर स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, फिर वहाँ से कोई नाराज़ हो गया तो हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, कोर्ट में केस जाता है। सब जगह से गुजरते हुए डिसीजन लिया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि कोई ख़राब डिसीजन जो है उसको फिर छांट दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और अच्छा ही डिसीजन हमेशा छन के आता है। इसलिए डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। लेकिन जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे ख़राब डिसीजन भी एक बार में लेकर के ख़राब डिसीजन को भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। अब जैसे जर्मनी में हिटलर का रूल था तो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं था, हिटलर जो डिसीजन ले रहा था उसको मानना था लोगों को, और उसकी बैड डिसीजन थी कि वो सेकंड वर्ल्ड वार करवा दिया और पूरा जर्मनी बर्बाद हो गया। लेकिन डेमोक्रेसी में सारा डिसीजन क्वालिटी में होता है क्योंकि वहाँ डिले होता है लेकिन बहुत चुन के डिसीजन लिया जाता है, क्वालिटी मेंटेन होता है। सो थर्ड आर्गुमेंट है फेवर के लिए, जो थर्ड आर्गुमेंट दिया गया है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी में मेथड दिया गया है कि सारा डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट को डील कर सकता है।
आप लोग देखेंगे कि जहाँ भी डेमोक्रेटिक सरकार है वहाँ पे डिफरेंस धीरे धीरे कमते जाता है। जैसे इंडिया में देखिए, जब इंडिया नया नया डेमोक्रेटिक हुआ था तो उस समय बहुत डिफरेंस था, सभी जाति में बहुत डिफरेंस था, अपर कास्ट, दलित, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत पुअर है। अपर कास्ट, सारा पावर अपर कास्ट के हाथ में था, दलित लोगों को कोई पावर नहीं था। लेकिन देखते देखते डेमोक्रेसी की वजह से सब लोग का पावर में शेयरिंग बढ़ गया, डिफरेंस कमते गया, और अब पता भी नहीं चलता है कि किसका कौन सा लेवल है। तो ये सब डेमोक्रेसी की वजह से होता है, क्योंकि चुने हुए जो भी लोग हैं इलेक्शन की वजह से सभी लोगों को ये लोग प्रेफरेंस देते हैं, सबके लिए काम किया जाता है, और सारे रिलीजन के लिए, सारे लैंग्वेज ग्रुप के लिए, सारे तरह के कास्ट ग्रुप के लिए एक समान अपॉर्चुनिटी मिलता है डेमोक्रेसी में। और देखते देखते डाइवर्सिटी कमते जाता है और डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट कमता है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी जहाँ नहीं रहता है वहाँ पे डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट वायलेंट तरीक़ा से इसको सॉल्व करने का कोशिश होता है, वहाँ वायलेंस होता है, राइट हो जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में बहुत सारा मेथड है, मूवमेंट का है, प्रोटेस्ट है, फिर इसके बाद डेमोक्रेटिक तरीक़ा से प्रोटेस्ट करके डिफरेंस को कम किया जाता है। जैसे इंडिया में इसका एग्जांपल है, जब से इंडिया डेमोक्रेटिक हुआ है, विदाउट एनी सिविल वार, विदाउट एनी वायलेंस, बहुत सारा डिफरेंस कम हो गया है, सारे जाति में, सारे रिलीजियस ग्रुप में, लैंग्वेज ग्रुप में। सो डेमोक्रेसी से ये सारी चीज़ें होती है कि डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म होकर के शांति मेंटेन होता है। इसके अलावा इसके फेवर में एक और है, डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी से जनता का, सिटीजन का डिग्निटी बढ़ता है, क्योंकि सारे रिप्रेजेंटेटिव, सारे नेता लोग, सारे लीडर, सारे रूलिंग क्लास, हर सिटीजन को केयर करना पड़ता है इन लोगों को, क्योंकि इनसे वोट लेना है, और वोट लेने के लिए इनको इज्जत देना है, इनको पावर देना है, राइट देना है, तभी वोट मिलेगा। तो इससे सारे सिटीजन का डिग्निटी बढ़ता है डेमोक्रेसी में, इक्वालिटी आता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी आता है, और धीरे धीरे सभी लोगों को रेस्पेक्ट मिलता है, डिग्निटी मिलता है। सो ये सब चीज़ डेमोक्रेसी का फेवरेबल है। इसके अलावा डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी में अगर कोई मिस्टेक हो गया एक लेवल पे, जैसे बता रहे थे हम कि मान लिया लोकसभा में कोई डिसीजन लेने में मिस्टेक हो गया, तो राज्यसभा से वो मिस्टेक को करेक्ट किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। राज्यसभा से मिस्टेक हो गया तो स्टैंडिंग कमेटी लेवल पे सुधारा जा सकता है। अगर वहाँ से भी मिस्टेक हो गया तो फिर जुडिशियरी से सुधारा जा सकता है। तो अपने मिस्टेक को करेक्ट करने का पूरा चांस होता है। वहाँ पे डिसीज़न कोई भी लिया जाता है तो काफ़ी डिबेट, डिस्कशन वगैरह के बाद लिया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो डेमोक्रेसी इज़ ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजन। तो ये सारी चीज़ें को अगर देखते हुए हम लोग देखें तो डेमोक्रेसी इज़ प्रेफरेबल। वाई डेमोक्रेसी में ये सारा देना पड़ेगा। तो आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में सारी बातें लिखनी होगी और इस सारी बातें को काट देना होगा आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी में, और फाइनली लिखना होगा कि डेमोक्रेसी इज़ ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और एक क्वेश्चन और है, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। वाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। वाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी का और बृहत मीनिंग। अभी तक हम लोग जो डेमोक्रेसी को देखे वो एक सिंपल डेफिनेशन था डेमोक्रेसी का, और ये फीचर बात की है वो एक मिनिमम डेमोक्रेसी है जिसमें कि जनता को इक्वल वोटिंग राइट हो और रूल ऑफ लॉ हो, रेस्पेक्ट फॉर राइट हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू हो। ये सब मिनिमम डेमोक्रेसी के लिए चाहिए। अगर ये सब नहीं रहा तो डेमोक्रेसी नहीं माना जाएगा।
लेकिन डेमोक्रेसी इससे भी बड़ा चीज़ है, इससे भी हाई लेवल का चीज़ है। और डेमोक्रेसी के लिए चाहिए, अगर ब्रॉडर मीनिंग देखेंगे तो ब्रॉडर मीनिंग में ईच एंड एवरी पर्सन शुड हैव शेयर इन डिसीजन मेकिंग। एक ऐसा डेमोक्रेसी होना चाहिए, ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि समाज के सबसे पिछले वर्ग के भी व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग में अपॉर्चुनिटी मिले और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल राइट्स रहे, सभी तरह का उन लोगों को अधिकार हो, तो तब असली डेमोक्रेसी माना जाएगा। इसी को कहेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब वो पांचों फीचर के अलावा जो हम लोग डिस्कस किए वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, वो मिनिमम डेमोक्रेसी है, उतना तो चाहिए ही। इसके अलावा ब्रॉडर मीनिंग के लिए और भी कुछ चीज़ें ज़रूरी है, जैसे 4-5 मेन चीज़ जो है, 4-5 चीज़ों में true democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed। कोई भूखा नहीं रहे। असली डेमोक्रेसी तभी माना जाएगा जब कोई भी भूखा ना हो, सभी को खाना मिले। एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। जो भी डिसीजन लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, सभी सिटीजन का रोल होना चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। तो एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन। सारे सिटीजन को इन्फॉर्मेशन मिले बराबरी पे, सारा उनको सूचना का अधिकार हो, इक्वल इन्फॉर्मेशन मिले, बेसिक एजुकेशन मिले, एजुकेशन उन्हें मिले पूरी तरह से, इक्वल रिसोर्सेज मिले, जो भी रिसोर्स है देश का सभी को इक्वल उसमें अपॉर्चुनिटी मिले और उन लोगों को बहुत सारा अधिकार मिले। तो ये सारी चीज़ें ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में आता है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख लीजिए कि एक्सप्लेन द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। एक्सप्लेन द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। हाउ आइडियल डेमोक्रेसी कैन बी रियलाइज्ड। हाउ आइडियल डेमोक्रेसी कैन बी realized. This is question number 4 and all these 4 questions covers entire chapter. पूरा चैप्टर इस 4 क्वेश्चन में कवर हो जा रहा है। सो हम लोग आखिरी पार्ट जो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में देखें कि ब्रॉडर मीनिंग का मतलब कि एक मिनिमम डेमोक्रेसी से ज़्यादा, मिनिमम मतलब वो 5 जो फीचर हम लोग पढ़े थे, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो तो होना चाहिए। इसके अलावा सभी को इक्वल मतलब इंफॉर्मेशन का मिल रहा हो, सभी को बेसिक एजुकेशन मिले, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, सारा राइट्स मिले, डिसीजन मेकिंग में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, कोई भूखा ना रहे, तब डेमोक्रेसी माना जाएगा। आखिरी समाज का जो आखिरी गांव का जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हर चीज़ों में, तभी वो डेमोक्रेसी माना जाएगा। ये ब्रॉडर मीनिंग है। तो मिनिमल डेमोक्रेसी मतलब मिनिमम जो 5 फीचर हो गया, और ब्रॉडर ये 5 फीचर के अलावा और ये सब बात जो अभी हम लोगों ने बात किया। तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया। एंड हाउ इट कैन बी रियलाइज्ड, तो ये तभी रियलाइज होगा जब समाज का आखिरी व्यक्ति जो सबसे गरीब और सबसे भूखा व्यक्ति को भी खाना मिले, एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले, डिसीजन मेकिंग में उसको भी सुना जाए, उसको राइट्स मिले, सारी चीज़ हर व्यक्ति को मिले, तब ये रियलाइज्ड हो जाएगा। सो नाउ द टॉपिक केम टू एन एंड, so I hope you understood and enjoyed the topic. So thank you, all the best. Very soon I will come with next video.